Good morning everyone. This is class 7th civics chapter 3rd how the state government works. स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे वर्क करती है इन दिस चैप्टर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, यहाँ हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक स्टोरी दी गई है जिस स्टोरी को हम सबसे पहले रीड करेंगे. ठीक है, हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. हे लुक एट दिस, मतलब इसमें दो गर्ल्स हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं और पहली गर्ल्स दूसरी गर्ल से बोलती है हे लुक एट दिस, कि अरे यहाँ देखो, मतलब वो दूसरी को इंडिकेट करती है न्यूज़ की तरफ. ठीक है, इट से दैट देयर इज़ ए वाटर शॉर्टेज इन आर स्टेट, कहती है कि हमारे स्टेट में पानी की कमी है एंड पीपल आर फॉलिंग सिक, और इसी वजह से बहुत सारे लोग सिक हो रहे हैं, यानी कि बीमार पड़ रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट, इन मैनी विलेजेस, बहुत सारे गांव में पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, बहुत सारे गांव में पीने का पानी डर्टी हो चुका है. स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स, मतलब जो स्ट्रीम्स हैं और टैंक्स हैं वो सब ड्राई अप हो चुके हैं. इन द वर्स्ट इफेक्टेड एरियाज विलेज हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंसेस, यानी कि ऐसी सिचुएशंस में लोगों को पीने का पानी बहुत दूर से लाना पड़ रहा है. पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पाटलमपुर रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days. ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट पाटलमपुरम की बात कर रहे हैं ये, कि बता रहे हैं कि उसमें वहाँ पर 3 दिन में एक बार पीने का पानी सप्लाई होता है. द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज़ ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट, और जो वहाँ का हॉस्पिटल है वो पेशेंट से भरा पड़ा है. ए लार्ज नंबर ऑफ होम आर चिल्ड्रंस विच एक्रेट डायरिया, और बहुत सारे बच्चे हैं, मोस्टली उनमें जो पेशेंट हैं उनमें मोस्टली बच्चे हैं जो डायरिया से सफ़र कर रहे हैं ना. जब पानी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हो, पीने का पानी क्लीन ना हो, तो डायरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं. नेक्स्ट पेज पर स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं. ऑन द टीवी न्यूज़, की टीवी न्यूज़ पे मैंने देखा है दिस सैड 10 पीपल हैव डाई फ्रॉम डायरिया, कि 10 लोग डायरिया से मर गए हैं. इज़ दैट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है. कैन वन रियली डाई फ्रॉम, तो वो कहती है क्या ऐसा, मतलब रियल में वो लोग मतलब मर गए होंगे. एंड तो सेकेंड गर्ल कहती है हुज नो, कि मुझे नहीं पता, बट जस्ट होप आई डोंट गेट इट, मुझे डायरिया ना हो. इस पर वो लड़की कहती है माई मदर सैड नॉट टू हैव एनी आइसिड ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट, कि मेरी मदर ने कहा है कि मैं मार्केट से कोई भी ठंडा पानी नहीं पीऊँ. एंड सी गेव वन ऑफ हर लेक्चर दिस मॉर्निंग, आज सुबह उन्होंने मुझे एक लेक्चर दिया है. यू हैव टू रेस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ सरीन, की सरीन तुम अपनी हेल्थ के लिए खुद से रेस्पॉन्सिबल हो. सेकेंड गर्ल ने उसको थोड़ा सा सहमति दिया कि हाँ हाँ ऐसा है. सडनली क्या होता है, अचानक से एक लेडी उनके सामने आ जाती है. वो उनको बोलती है स्टॉप, यानी कि वो एक पुलिस लेडी उनको स्टॉप कर देती है. रैली दिस रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू रैली, मतलब पुलिस इंस्पेक्टर कहती है उनको, जो कांस्टेबल है वहाँ की पुलिस पैरवी में है, वो बोलती है कि जो रोड है वो ब्लॉक कर दी गई है रैली के कारण. दे हैव गिवर्स टू MLA रेसिडेंट, कि जो रैली है वो ये जो सामने रेसिडेंट्स है ये MLA घर है जिसको पब्लिक ने घेर लिया है. दे सीम मोर एंग्री अबाउट वॉट ही हैज़ नॉट डन, मतलब वो उससे मतलब बात करती है वो रैली, वाई हैज़ ही डन समथिंग, मतलब लड़की पूछती है कि क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग, मतलब. तो उसने कहा था कि दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैज़ नॉट डन. इसमें पुलिस लेडी ने थोड़ा स्माइली होकर बोला था कि उन्होंने कुछ नहीं किया है. ऐसा कैसे हो, मतलब कुछ नहीं पता उसको उस बारे में कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो उसने किया होगा जो ऐसा हो रहा होगा. अभी फिर यहाँ पर कोई और हैं, ये पर्सन ये बोलने लगते हैं एंड वी डिमांड, अब ये जो है ये अपोजिट पार्टी के लीडर हैं, तो ये बोल रहे हैं कि एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज़ टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल. ये कह रहे हैं कि हम अथॉरिटीज़ को डिमांड करेंगे कि लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम को रोका जाए. एंड आर MLA मस्ट टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, और हमारे MLA जी इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. वॉट ए लाउड वॉइस ही हैज़, एक लड़की कहती है कि इनकी आवाज़ कितनी ज़्यादा लाउड है. मस्ट बी ए लीडर और समथिंग, या तो ये कोई लीडर हैं या कुछ और हैं. तो दूसरी गर्ल्स कहती है आई सा हिम ऑन TV2, कि मैंने इन्हें टी पर भी देखा है. ही इज़ ए मेंबर ऑफ द अपोजिशन, ये अपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं. ठीक है,
तो ये स्टोरी हमने यहाँ पर एंड कर देते हैं अपने चैप्टर में। अब हम यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हु इज़ एन MLA, कि MLA कौन है। इन द अबव सेक्शन, अभी जो हमने ऊपर स्टोरी पढ़ी थी इसमें हमने पढ़ा था यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट इन पतलमपुरम, तो हमने पतलमपुरम के बारे में यहाँ पर पढ़ा। यू मे बी फैमिलियर विद सम ऑफिसर्स नेम सच एज द कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एट एक्स्ट्रा, बट हैव यू हियर्ड ऑफ एन MLAs एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या तुमने सुना है MLA और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। डू यू नो द MLA, क्या तुम MLA के बारे में जानते हो या तुम जानते होगे। हु इज़ द MLA ऑफ योर एरिया, कि आपकी एरिया का MLA कौन है। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी सी और ही बिलोंग टू, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी एरिया में जो MLA है वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसी बारे में पढ़ेंगे कि MLA कौन है और किस तरीके से काम करते हैं और इन्हें कौन चूज़ करता है और इनका वर्क क्या होता है। तो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो MLAs हैं, आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं यानी कि MLA आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये पीपल के द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं। They then become members of the legislative assembly and also form the government, यानी कि पहले जो ये MLA होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनते हैं एंड उसके बाद ये गवर्नमेंट बनाते हैं। इन दिस वे वी से, इसलिए हम कह सकते हैं कि MLA रिप्रेजेंट पीपल, की जो MLA हैं वो पीपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। द एग्ज़ाम्पल विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर, और हमें इसे इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से मतलब समझ सकते हैं। एवरी स्टेट इन इंडिया, मतलब इंडिया की हर स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, हर स्टेट एक लेजिस्लेटिव असेंबली रखती है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब हर एक स्टेट जो है वो काफ़ी मतलब कई एरियाज़ में, अलग अलग एरियाज़ में कॉन्स्टिट्यूशंस से डिवाइड है। फॉर एग्जाम्पल के रूप पर अगर हम देखें, लुक एट द मैप बिलो, मतलब एक नीचे यहीं पर आपकी बुक में एक मैप दिया गया है। इट्स सो दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश के स्टेट का मैप है, इज़ डिवाइडेड इनटू 68 असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूशंसीज, यानी कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को 68 असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड किया गया है। वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज MLA, यानी कि ये जो मतलब उन्होंने डिवाइड किया उसको 68 में, तो ये जितने MLAs हुए वो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएंगे और वहाँ उसको वो जो MLAs होंगे वो ये पीपल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यू मस्ट हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज़, यानी कि जो जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में जो MLA की पोस्ट पर खड़े होते हैं वो अलग अलग पार्टीज से खड़े होते हैं, है ना। जैसे कि MLA हैं तो मतलब किसी पार्टी से, जैसे कि मतलब BJP से खड़े हैं, कांग्रेस से खड़े हैं, सपा बसपा, मतलब किसी भी पार्टी से वो लोग खड़े हो जाते हैं। और जब वो मतलब बिलोंग ऑफ डिफरेंट पार्टीज़, जब वो अलग अलग पार्टी से होते हैं और जब वो मतलब चुनकर, मतलब जब वो बनकर आ जाते हैं, MLA डिफरेंट पार्टीज से हैं तो वो अलग अलग पार्टी से हैं तो वो अलग अलग बन के भी आएंगे, है ना। उसके बाद हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकम मिनिस्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर, अब हम देखेंगे मतलब अलग पार्टी से खड़े हुए और किसी एक पार्टी के लोगों को MLAs को हम चुन लेते हैं, कैंडिडेट को, वो MLA बन जाता है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि MLA मिनिस्टर कैसे बनते हैं और चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं। तो ए पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs हैव वोन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ए स्टेट कैन बी सेड टू बी इन ए मेजोरिटी, यानी कि अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना कि मतलब MLA कैसे मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो ये समझ लो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, तो जहाँ मतलब यहाँ पर मान लो 50 से ज़्यादा MLA जिस पार्टी के होंगे वो पार्टी मेजोरिटी में आ जाएगी, है ना। मोर देन हाफ द नंबर, है ना, यानी कि जितने भी नंबर हैं उससे अगर आधे से ज़्यादा एक पार्टी को मिल गए तो वो पार्टी मेजोरिटी में आ गई, है ना। तो जब पॉलिटिकल पार्टी डेट हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, जो मेजोरिटी वाली पार्टी होती है उसे रूलिंग पार्टी कह देते हैं, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्टी होती है वो अपोजिशन पार्टी कही जाती है। फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट हिमाचल प्रदेश है 68 MLAs कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि हिमाचल प्रदेश में 68 MLAs हुए, ठीक है। और वो हमने क्या किया उसमें उसने आधे मानो, उसके तो आधे कितने वो 34, तो 34 मतलब उससे ज़्यादा जिस पार्टी को है वो मेजोरिटी में आ गई, है ना। और जो दूसरी पार्टी हुई हमारी वो हमारी अपोजिशन पार्टी बन जाती है।
अब हम यहाँ देखते हैं, कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वोन इन 2003 असेंबली इलेक्शन द बिकेम एमएलएज। यानी कि जो कैंडिडेट अलग अलग पार्टी से 2003 इलेक्शन जीत गए थे वो एमएलए बन गए थे। तो टोटल नंबर ऑफ एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली में 68 हो गए, है ना। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2003 का जो इलेक्शन हुआ था, और हमें भी बात यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ही कर रहा है जिसमें 68 एमएलएज हैं। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में 68 एमएलएज पहुँचे और वो इतने एमएलए वहाँ पर उस लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं। ए पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू हैव मोर देन 34 एमएलएज इन ऑर्डर टू गेन ए मेजोरिटी। यानी कि हाफ से ज़्यादा हैं तो वो मेजोरिटी पार्टी में हो गए। टोटल कितने हैं 68 और हाफ हमारे कितने हुए 34। तो हैव मोर देन 34 से ज़्यादा जिस पार्टी के हुए वो मेजोरिटी में आ गई। तो डेट टाइम कब 2003 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिल विथ 43 एमएलएज हैड द मेजोरिटी। मतलब उसने जो 43 एमएलएज थे कांग्रेस के तो मेजोरिटी पार्टी बन गई। एंड इट बिकेम द रूलिंग पार्टी, और वो रूलिंग पार्टी हो गई। रूलिंग पार्टी यानी जिसका अब जिसका अब गवर्नमेंट बनेगी, है ना, बनती है। ऑल अदर एमएलएज बिकम द अपोजिशन, और जो दूसरे एमएलए हैं वो अपोजिशन पार्टी के हो गए। इन दिस केस, उस केस में भारतीय जनता पार्टी वॉज द मेजर अपोजिशन पार्टी, वो मेजर अपोजिशन पार्टी थी, सिंस इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलए आफ्टर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद जो एमएलएज थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे, तो वो अपोजिशन पार्टी कही गई। अमोंग द अपोजिशन वर अदर पार्टीज़, मतलब कुछ और भी पार्टीज़ होती हैं, इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। जैसे 1 या 2 या 4 6 होते हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहलाते हैं, ठीक है। वो अलग से मतलब अपने आप से खड़े होते हैं। तो अब कितने तरह की पार्टीज़ पार्टीज़ हो गए असेंबली में, कितने तरह की पार्टी जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। देखो ये बात याद करने वाली है, ध्यान से रखना, ध्यान से सुनिए कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है हमारी उसमें 3 तरह की पार्टीज़ बैठती हैं। फर्स्टली रूलिंग पार्टी, सेकेंडली अपोजिशन पार्टी एंड थर्ड इंडिपेंडेंस पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर द इलेक्शन के बाद द एमएलए बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी विद इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकेम द चीफ मिनिस्टर। यानी कि जो आफ्टर द इलेक्शन के बाद एमएलए बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम, यानी कि मतलब जो एमएलए होते हैं रूलिंग पार्टी के वो अपने लीडर को, मतलब अपने जो भी उनका चीफ मिनिस्टर होता है उस लीडर को वो लोग चूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, तो दी कांग्रेस पार्टी एमएलए चूज श्री वीरभद्र सिंह एज देयर लीडर। देखिए इन्होंने मतलब वीरभद्र जी को अपना लीडर चुना। ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और वो चीफ मिनिस्टर बन गए। द चीफ मिनिस्टर दैन सेलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो दूसरे लोगों को भी चुनते हैं, और भी मिनिस्टर सेंड करते हैं वो, लाइक एज सेलेक्ट करते हैं दूसरे मिनिस्टर को। जैसे मान लीजिए हमने क्लास में मॉनिटर चूज़ किया है ना, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में, लेकिन हम मॉनिटर तो किसी अपने सोचते हैं कि इसको बनाते हैं, चलो हम इसको चौक इंचार्ज बनाते हैं, इसको लाइन इंचार्ज बनाते हैं, इसको हम जो पास होते हैं पास इंचार्ज बना देते हैं, बोर्ड इंचार्ज बनाते हैं। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी होती है ना इंचार्जशिप की। तो इसी तरीके से जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम मिनिस्टर जो मतलब वाटर सप्लाई मिनिस्टर मान लीजिए, या एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इस तरीके के वो मिनिस्टर को वहाँ पर इलेक्ट करते हैं। आफ्टर द इलेक्शन के बाद इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को और दूसरे मिनिस्टर को। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़। जो चीफ मिनिस्टर है और अदर मिनिस्टर होते हैं तो वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अलग अलग गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है तो उनको रन करें, और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो होते हैं वो बेटा अलग अलग होते हैं। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज, सबके अलग अलग ऑफिस होते हैं। ए लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ ए प्लेस वेयर ऑल द एमएलएज वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग। यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये क्या है, ये देखो सब मिनिस्टर्स के अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें 68 यानी टोटल
MLAs बैठते हैं और किसी भी बात पर डिस्कस करते हैं, अपने राय मशवरे करते हैं। किसी को विरोध करना है तो अपोजिट में भी बोलते हैं, तो वहाँ पर वो जो है डिस्कशन करते हैं सारे MLAs मिलकर। यानी कि जो रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन पार्टी है, मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग, बहुत सारी चीज़ों को वो लोग वहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि मतलब हमारे MLAs हैं तो बहुत सारे मतलब डिपार्टमेंट में उन्होंने मिनिस्टर बना लिया। मिनिस्टर भी जैसे मिनिस्टर ऑफ पावर हैं, मिनिस्टर ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, टेक्सटाइल, टूरिज्म, वाटर रिसोर्सेस या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ये सब अपने अपने ऑफिस में बैठते हैं और जो डिपार्टमेंट इनको दिए गए होते हैं, है ना, तो उसके जो मिनिस्टर उसका बनता है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस डिपार्टमेंट में सारे काम सही से किए जाएं और उन कामों का वो जिम्मा लेता है, रेस्पॉन्सिबल होता है उनके लिए। और लेजिस्लेटिव असेंबली में MLA बैठकर वेरियस थिंग्स पर डिस्कस करते हैं और उसमें दोनों पार्टी होती हैं, रूलिंग पार्टी भी होती है और अपोजिशन पार्टी भी होती है। ठीक है, समझ गए? किसमें कुछ MLA ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कुछ MLAs के पास, यानी कि एक तरफ तो MLA भी हैं, MLA को ही तो मिनिस्टर बनाया था ना, ये जो हमने मिनिस्ट्री ऑफ पावर दी किसी को, या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या टेक्सटाइल, टूरिज्म, स्टील, या वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये जो भी हमने डिपार्टमेंट दिए MLAs को तो मिनिस्टर बना दिया था, तो उनके पास ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, वो MLA भी हैं और वो मिनिस्टर भी हैं। तो यहाँ पर उनको दोनों ही रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होना होता है। तो दूसरी साइड वो मिनिस्टर है जैसे भी हैं, तो लेकिन वो दोनों ही बातों को वो संभालेंगे और दोनों ही बातों के लिए वो जवाबदेह भी होंगे। ओके, तो इस वाली वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके।